हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने जो 8.7 तक एग्जाम्पल कर लिए हैं, अब 8.8 से बात करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, अ कॉमेट ऑर्बिट्स द सन इन हाईली इलेप्टिकल ऑर्बिट, डज द कॉमेट हैव अ कांस्टेंट। फर्स्ट पूछा है लीनियर स्पीड, एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट, neglect any mass loss of the comet when it comes very close to the sun। मतलब कि उसका मास जो है वो पूरे ऑर्बिट के थ्रू आउट जो है वो कांस्टेंट रहता है, ऐसा हमें जो है वो सपोज करना है। तो ये हमें ऐसा दिया हुआ है कि सपोज ये सन है और सन के अराउंड जो है वो कॉमेट ऐसे घूम रहा है, तो हमें अलग अलग चीज़ के बारे में पूछा है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें पूछा है कि एक तो लीनियर स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगी कि नहीं रहेगी। आपको ये पता है, वो जब हमने बात की थी केपलर के लॉ के लिए, तो केपलर का जो सेकंड लॉ था, सेकंड लॉ में हमने ये बात की थी कि जब वो सन से अगर कोई भी प्लैनेट है वो अगर दूर होता है, क्योंकि ये जो एरिया है वो एरिया तभी इक्वल होगा जब वो दूर होगा तब उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, और वो अगर नज़दीक आएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब कि लीनियर स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती। ठीक है, तो आप जो है वो क्वेश्चन में से ही ऐसे ही पहले वर्ड ऐसे लिख सकते हैं, लिख लीजिए आप पहले। व्हेन द कॉमेट इज नियरर सन इट्स स्पीड इज हायर, व्हेन द कॉमेट इज फार अवे फ्रॉम द सन इट्स स्पीड इज़ वेरी लेस। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया है उसके लिए। सेकंड पूछा है आपको एंगुलर स्पीड के लिए आपको पूछा है, मतलब ओमेगा के लिए आप जानते हैं ओमेगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये आपके पास फॉर्मूला है। तो मतलब यहाँ v चेंज हो रहा है तो ओमेगा में भी चेंज होगा। ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्लियर? तो क्योंकि ये जो चीज़ है वो हमने केपलर के सेकंड लॉ में ऑलरेडी बात की हुई है, वही चीज़ के लिए पूछा है। थर्ड जो है वो क्वेश्चन है हमारा एंगुलर मोमेंटम। आपको पता है कि जो सेकंड लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के लिए भी बात करता है, L इज इक्वल टू mv/r, है ना, कि ये जो है वो पूरी जो चीज़ है वो कैसी रहती है, कांस्टेंट, है ना, कि अगर जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस अगर कम होगा तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, और अगर जो डिस्टेंस अगर जो है वो ज़्यादा है तो स्पीड कम होगी, मतलब उल्टा। तो L जो है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पूछा है काइनेटिक एनर्जी की क्या फॉर्मूला है हमारे पास, 1/2 mv²। ओके, तो इस पर से हम बोल सकते हैं कि अगर जो है वो v अगर कांस्टेंट नहीं रहता, v चेंज होता है, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। तो काइनेटिक एनर्जी भी वो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। क्लियर? नेक्स्ट जो है हाँ, पोटेंशियल एनर्जी के लिए पूछा है। पोटेंशियल एनर्जी v इज इक्वल टू क्या है हमारे पास फॉर्मूला, g एक सन है एक कॉमेट है, दोनों का मास लेंगे और अपॉन r। तो अगर r चेंज होता है तो v भी चेंज होगा, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी। और नेक्स्ट लास्ट जो पूछा है वो है टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें लॉ पता है मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज कैसी रहेगी, कांस्टेंट। मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अगर ये दोनों की बात करें तो एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी घटती है, लेकिन टोटल जो है वो ऑलवेज कैसा रहेगा, कांस्टेंट। तो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। ओके, यहाँ पर अगर आपको ओमेगा के लिए कंफ्यूजन हो रहा है तो आप उसके लिए भी सोच सकते हैं कि हम जो है वो हमें पता है ये जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मतलब ये हुआ कि अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो भी वो चेंज होगी, वहाँ से भी वो आप ओमेगा के लिए भी आंसर ऐसे भी आप सोच सकते हैं, इस तरह से भी सोच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, तो डायरेक्शन चेंज होगी दैट मीन्स कि उसमें चेंज हो रहा है, वो चीज़ कांस्टेंट नहीं है। क्लियर? ऐसे भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 8.9 क्वेश्चन है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज लाइकली टू एफ्लिक्ट एन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस, मतलब स्वेलन फीट, swollen face, headache और
ओरिएंटेशनल प्रॉब्लम। ये सारी जो चीज़ें आपको पता है कि जब वो एस्ट्रोनॉट जब स्पेस में होते हैं तो उन पर जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की किसी भी अगर आप बात करें कि कोई स्पेसशिप है और उसके अंदर वो है तो आपको वो वेटलेसनेस की जो है वो उसकी इफ़ेक्ट उन पर होती है, ठीक है, आपको वो चीज़ भी पता है। तो उनका जो पैर है वो नहीं सूझते, मतलब कि तो आपके पास इसमें से 3 आंसर आएंगे, स्वेलन फेस, हेडेक और ओरिएंटेशनल प्रॉब्लम। ये तीनों चीज़ उनके साथ होती है। फिर क्वेश्चन 8.10 है हमारे पास। In the following 2 exercises, choose the correct answer from among the given ones. The gravitational intensity at the center of a hemispherical shell of uniform mass density has the direction indicated by arrow. मतलब क्या किस तरफ होगी वो उसकी डायरेक्शन, A, B, C और O, ऐसे हमें पूछा है। देखिए आपको पता है कि हमने जो है ये हमारे पास हेमिस्फीयर दिया हुआ है, मतलब हाफ ही है, ओके। अगर हम उसे कंप्लीट करें तो पूरा जो है हमारे पास स्फेरिकल शेल आ जाएगा। ये हमने पूरा उसे कंप्लीट कर दिया। तो उसके लिए हमें पता है कि अगर हमारे पास यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखी है तो उस पर जो है वो कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा। मतलब यहाँ पर कोई यूनिट मास की कोई चीज़ रखी हुई है हमारे पास तो उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसे हम इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं, है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड की जो इंटेंसिटी है ऐसे भी हम बोल सकते हैं। तो वो कितनी होती है, 0 होती है, ओके। यहाँ पर कोई फोर्स उस पर नहीं लगता इसलिए। लेकिन अगर हम इसे हटा दें तो पूरा जो मास है वो नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है। दैट मीन्स ये फोर्स किस तरफ लगाएगा, ऐसे नीचे की तरफ लगाएगा। मतलब कि इस पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। तो हमारी जो ये जो यहाँ पर फिगर दी हुई है उसमें नीचे की तरफ मतलब क्या आ जाएगा, हमारा आंसर सी, है ना, कि नीचे की तरफ मतलब पॉइंट यहाँ पर उसे सी से दिखाया है तो हमारा आंसर आ जाएगा सी, ओके। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि व्हेन हेमिस्फेरिकल शेल, आप लिख लीजिए ऐसे, व्हेन हेमिस्फेरिकल शेल इज कंप्लीटेड इट बिकम्स स्फेरिकल शेल, ओके। हेंस intensity of gravity will be 0. Intensity of the gravity will be 0. पूरा अगर शेल हो जाएगा तो ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। फॉर हेमिस्फेरिकल शेल रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटी विल बी टूवर्ड्स सेंटर, किस तरफ आएगी, जैसे हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ के बाहर कोई चीज़ रखी हुई है तो उस पर जो फोर्स लग रहा है वो टूवर्ड्स अर्थ, क्योंकि पूरा मास कहाँ पर हमने बोला था, उसका पूरा जो मास है वो कहाँ पर हम बोल सकते हैं, अर्थ के सेंटर पर। तो पूरा जो उस पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन उसकी सेंटर की तरफ होगी। ऐसे ही आप इसके लिए भी बोल सकते हैं। और उसी क्वेश्चन पर से 8.11 में ही भी दिया हुआ है, For the above problem, the direction of the gravitational intensity at an arbitrary point P is indicated by the arrow. P जो पॉइंट दिखा है वहाँ पर, तो P जो दिखा है वहाँ पर नीचे की तरफ मतलब कौन सा आंसर आ जाएगा, E आ जाएगा। नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है मतलब आंसर आ जाएगा E, ओके। तो ये हुआ हमारा 8.11। अब 8.12 के लिए बात करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है हमारे पास। रॉकेट इज फायर्ड फ्रॉम द अर्थ टूवर्ड्स द सन, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन रॉकेट 0। मास ऑफ सन दिया है, मास ऑफ अर्थ, निग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ अदर प्लैनेट्स, और ऑर्बिटल रेडियस जो है वो है 1.5 × 10⁻11 मीटर। आपको पता है सन के अराउंड जो है वो हमारी अर्थ घूम रही, मतलब ऑर्बिटल डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, वो जो है वो भी हमें दिया हुआ है। तो अगर हम ऐसे अज्यूम करें कि ये हमारी अर्थ है,
ओके। तो उसका जो मास है वो मास ऑफ अर्थ हम यहाँ पर दिखाएंगे, और ये जो है वो है सन, तो उसका जो मास है वो सेंटर पर ऐसे दिखाएंगे। तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम r बोलते हैं। तो वो r हमें दिया हुआ है, हमें बताया है कि यहाँ से हम कोई रॉकेट है वो यहाँ पर सन पर भेज रहे हैं। तो ये रॉकेट अगर यहाँ से जा रहा है तो कोई पॉइंट ऐसा बताइए कि जहाँ पर इसका जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स इसका लग रहा है, तो ही रिजल्टेंट ज़ीरो आएगा। तो ये पॉइंट हमें फाइंड करना है। तो हम ऐसे ले सकते हैं कि सपोज अर्थ के सेंटर से ये पॉइंट x पर है, मतलब कि हमारा रॉकेट जब यहाँ पर पहुँचेगा उसका मास हम कुछ m ले लेते हैं। तो ये रॉकेट यहाँ अर्थ के सेंटर से x डिस्टेंस पर आएगा सपोज, तब उस पर जो फोर्स, जो नेट फोर्स लग रहा है वो ज़ीरो है। वो ज़ीरो क्यों हो जाएगा? आप सोच सकते हैं कि अर्थ जो है वो उस पर अपना जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस तरफ लगाएगी, और जो सन है वो उस पर इस तरफ फोर्स लगाएगा। मतलब कि दोनों जो फोर्स लगा रहे हैं वो अगर इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएंगे तो रिजल्टेंट विल बी ज़ीरो। तो इस पर जो नेट फोर्स लगेगी वो ज़ीरो हो जाएगी। क्लियर? तो हम बोल सकते हैं ये मतलब हमें x फाइंड आउट करना है। तो अगर ये डिस्टेंस x है, ये पूरा r है, दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? r माइनस x। क्लियर? तो पहले ये जो चीज़ है आप ये इसमें से एक लाइन लिखनी है, वो हम क्वेश्चन से ही बना सकते हैं। ऐसे लिखिए पहले, सपोज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बाय सन एंड अर्थ exerted on rocket of mass m, उसका मास हमने क्या कंसीडर किया है? मास m, at a distance x from center of earth r becomes same, है ना? दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। मीन्स क्या लिख सकते हैं? अर्थ जितना फोर्स लगा रही है उतना ही फोर्स कौन लगा रहा है? सन लगा रहा है, तो ही वो क्या हो जाएंगे? ज़ीरो हो जाएगा। ओके। अब देखिए ये रॉकेट और अर्थ दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, तो उनके लिए क्या हम फॉर्मूला लिख सकते हैं? g, ये दोनों का मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ रॉकेट अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? x। तो मतलब x² लिखेंगे इज इक्वल टू, अब किन की दोनों के बीच का फोर्स लिखना है हमें? सन और ये रॉकेट, तो g ms m अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? r माइनस x। मैंने वही फॉर्मूला लगाया g m1 m2 बाई r²। ठीक है, तो ये देखिए आप दोनों तरफ से g और g कैंसिल और m कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचा? me अपॉन एम एस इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पर ले जाएं तो x² अपॉन r माइनस एक्स होल स्क्वायर। यहाँ पर मास ऑफ अर्थ हमें पता है 6 इंटू 10⁻²⁴ और मास ऑफ सन है 2 इंटू 10⁻30 किलोग्राम इज इक्वल टू राइट साइड पर क्या है? x² अपॉन r माइनस एक्स होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर जो है हम 2 3 × 6 तो ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे जो है वो क्या आ जाएगा? 10⁻6 इज इक्वल टू x² अपॉन r माइनस एक्स होल स्क्वायर। दोनों साइड जो है वो हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट अगर ले लें तो 3 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, 10⁻6 का क्या आ जाएगा? 10⁻3। यहाँ पर क्या बचेगा? x अपॉन r माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो √3 इंटू r माइनस एक्स इज इक्वल टू 10⁻3x। देयरफॉर √3r माइनस √3x इज इक्वल टू 10⁻3x। ये x जो है वो इसे हम इस तरफ अगर ले जाएं तो √3r इज इक्वल टू 10⁻3x प्लस √3x। देखिए ये चीज़ अगर हम ऐड करें, ये 1000x है और उसमें √3 की वैल्यू 1.7 समथिंग है। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1000 में ये अप्रोक्सीमेटली 1.7 अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे आंसर में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए वी कैन निगलेक्ट √3x कंपेयर्ड टू 10⁻3x। इसे हम निगलेक्ट कर सकते हैं, ये आप लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, तो फिर क्या बचा हमारे पास? √3r इज इक्वल टू 10⁻3x। क्लियर? तो हमें x फाइंड आउट करना है तो क्या आ जाएगा? √3r बाई 10⁻3। √3r की वैल्यू हमें दी हुई है, वो आप लिख दीजिए कितनी है?
तो हमारा जो आंसर है वो ये मीटर में है पूरा, तो आंसर जो है वो पहले मीटर में आ जाएगा। देखिए पहले हमें जो दी हुई है आर की वैल्यू वो क्या दी हुई है 1.5 इंटू 10⁻11, तो आप 1.5 इंटू 10⁻11 है उसे √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका जो आंसर है वो समथिंग 2.58 और समथिंग आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली आप उसे लिख सकते हैं 2.6 इंटू 10 क्या आ जाएगा 8, है ना, तो 8 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। तो मतलब सिंपल ही चीज़ थी यही कि रॉकेट पर जो नेट फोर्स है वो कहाँ पर 0 होगा, तो ये जितना फोर्स लगा रही है अर्थ उतना ही फोर्स सन लगा रहा है, तो कोई डिस्टेंस यहाँ से x हमने वो ले लिया, तो दोनों की कैसे होंगे, उनकी जो वैल्यू होगी वो इक्वल होनी चाहिए, है ना, और वो डायरेक्शन उनकी ऑपोजिट ही है, तो ये दोनों इक्वल है, ये जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही ये फोर्स लगा रहा है, ऐसे हम लेके फिर ये आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? देखिए चलो नेक्स्ट जो है वो है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू वेट द सन दैट इज एस्टिमेटेड इट्स मास, the mean orbital radius of the earth around the sun is 1.5 into 10⁸ किलोमीटर। तो हमें पता है कि अर्थ सन के अराउंड घूम रहा है, तो उसके लिए कौन सा फोर्स चाहिए, उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो, तो उस पर से हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले आप लिख लीजिए ऐसे, द अर्थ इज ऑर्बिटिंग अराउंड द सन, द अर्थ इज ऑर्बिटिंग अराउंड द सन। For that the centripetal force is provided by the gravitational force between sun and earth। ओके, तो लिख सकते हैं हम, तो सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब mv² बाय r, आपने देखा कौन घूम रहा है, अर्थ घूम रही है, तो मास ऑफ क्या आएगा, अर्थ आएगा, इज इक्वल टू, ये इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अर्थ और सन, ठीक है, तो यहाँ से मास ऑफ अर्थ कैंसल आउट हो गया, हमें मास ऑफ सन फाइंड करना है, तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं और एक एक r कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बच गई, v² r अपॉन क्या आ जाएगा g। v की जो वैल्यू है वो मैं आपको बोल दूं कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड जो है वो 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से घूमती है, तो उसका मतलब ये हुआ कि v की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 30 किलोमीटर पर सेकंड, तो उसे मीटर पर सेकंड में अगर हम लिख सकते हैं तो 30 इंटू 10⁻³ और 3 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, ठीक है। और r की वैल्यू भी हमें दी हुई है और g तो हमें पता ही है, r जो है वो r जो कितना दिया है हमें 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर, तो 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर है, उसे हम मीटर में अगर कन्वर्ट करें तो क्या आ जाएगा 10⁻11, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो अप्रोक्सीमेटली आएगा 2.02 इंटू 10⁻30 किलोग्राम। चेक कर लेना आप आंसर, ओके। तो सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे ही हमें आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है 8.14, A Saturn year is 29.5 times the Earth's year, मतलब जो टाइम पीरियड है दोनों के बीच का जो है वो रिलेशन दिया हुआ है। अर्थ जो है वो पूरा एक चक्कर लगाने के लिए पूरा एक साल लगाता है, 365 डेज, मतलब हम उसे 1 ईयर बोल सकते हैं। तो जो अर्थ का जो टाइम पीरियड है वो हमें 1 ईयर बताया हुआ है, तो जो सैटर्न का है वो कैसा है, इससे कितने टाइम्स है 29.5 टाइम्स, ओके। तो 29.5 टाइम्स TE बोल सकते हैं या 29.5 ईयर भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमें इसे 1 ईयर कंसिडर किया हुआ है इसलिए। तो फिर बताया आपको आगे, हाउ फार इज द सैटर्न फ्रॉम द सन इफ द अर्थ इज 1.50 इंटू 10⁸ किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन, मतलब कि डिस्टेंस किन दोनों के बीच का दिया हुआ है, अर्थ और सन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। अगर हम उसे r से बताते हैं तो r हमें कितना दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर।
हम पूरा जो है वो आंसर जो है वो किलोमीटर में ही डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसे कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो ये भी टाइम पीरियड है, दोनों जो है वो इक्वल यूनिट में है, इसलिए जो है रेशियो में कैंसल आउट ही हो जाता है, इसलिए हमें उसे भी कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमें जो है वो सैटर्न के लिए, सैटर्न जो है उसके लिए रेडियस फाइंड करना है। तो आपको पता है केपलर का जो थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ वो क्या बताता है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू, क्या बोल सकते हैं, आर क्यूब। तो उस पर से अगर हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, सैटर्न के लिए अगर लिखें तो टी एस स्क्वायर अपॉन अर्थ के लिए टी ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सैटर्न के लिए, और नीचे क्या लिखेंगे, अर्थ के लिए। ओके, तो हमें जितनी वैल्यू पता है वो अगर हम यहाँ पर रख दें, टी एस इज इक्वल टू 29.5 टी ई, उस दोनों का क्या है, स्क्वायर है, और नीचे यहाँ पर क्या है, आर क्यूब। ठीक है, तो ये दोनों कैंसल आउट हो गए, तो आर एस क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 29.5 इंटू स्क्वायर इंटू आर क्यूब। आर की वैल्यू क्या है, 1.50 इंटू 10⁸ किलोमीटर, उसका क्या है, क्यूब है। ओके, अगर दोनों साइड क्यूब रूट ले ले तो क्या आ जाएगा, आर एस इज इक्वल टू 29.5 है, उसकी क्या हो जाएगी, पावर 2/3, और ये 1.50 इंटू 10⁸ आ जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो 29.5 है उसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर उसका क्यूब रूट निकालिए। क्यूब रूट निकालने के लिए मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, कैलकुलेटर से भी आप जो है 2482 इतना आपको याद होगा, और उस पर से जो है वो भी आप आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपका जो आंसर है वो डायरेक्टली किस चीज़ में आ जाएगा, किलोमीटर में। ठीक है, इसका आंसर फाइंड आउट कर दीजिए, उसको फिर इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको जो है इसका आंसर मिल जाएगा। मेरे आंसर से आप मैच कर दीजिए, आपका आंसर इतना आता है। देखिए आपका आंसर हो जाएगा 1.43 इंटू 10⁹। पहले तो आपका आंसर आ जाएगा 2.947, क्यूब रूट निकालने से पहले पूरा आंसर आना चाहिए 2.947 इंटू 10⁻27, और क्यूब रूट निकालने के बाद आ जाएगा 1.43 इंटू 10⁹ किलोमीटर, क्यूब रूट निकालने के बाद। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो है वो पूरा इसका स्क्वायर कीजिए, इसका क्यूब कीजिए, उसका आंसर फाइंड आउट कीजिए, और फिर क्यूब रूट निकालिए तो भी चलेगा। लेकिन आपको हर बार ध्यान यही रखना पड़ेगा कि 10 की पावर ऐसी होनी चाहिए जो 3 से डिवाइड होती हो, इतनी उसकी पावर होनी चाहिए, तो ही उसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर? ओके, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.15। अ बॉडी वेट 63 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो उसका जो वेट दिया है वो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कितना दिया हुआ है, 63 न्यूटन। तो ऐसे लिख सकते हैं, वेट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब उसे अगर हम W से दिखाते हैं तो W इज इक्वल टू क्या, उसकी फॉर्मूला क्या है, mg, लेकिन अर्थ की सरफेस पर है तो g की वैल्यू GE लिख सकते हैं, वो हमें दी हुई है 63 न्यूटन। ठीक है, इतना हमें दिया है। फिर नेक्स्ट क्या बोला है हमें, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट ड्यू टू द अर्थ एट अ हाइट इक्वल टू द हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। मतलब कि हमें कितनी हाइट पर पूछा हुआ है कि रेडियस जो है उससे हाफ हाइट पर, तो इतनी अगर हाइट है तो वहाँ पर g की वैल्यू क्या होगी, अगर g की वैल्यू चेंज होगी तो वहाँ पर जो उस पर जो फोर्स लगेगा वो भी चेंज होगा। तो वहाँ पर g की वैल्यू कितनी है वो हमें पहले तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हम लिख सकते हैं अबोव द हाइट h from the surface of the earth, g इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, उसकी फॉर्मूला क्या है, GE अपॉन और GME ओरिजिनल GME अपॉन RE प्लस H होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर H की वैल्यू कम नहीं है, ज़्यादा है ना, H इज़ नॉट वेरी लेस देन RE, है ना, इसलिए हमें ये फॉर्मूला लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर हम लिख सकते हैं
आर ई प्लस एच की वैल्यू क्या है, आर ई बाय 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। तो एलसीएम ले लीजिए तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जी ऑफ एच इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन क्या होगा ये 2 + 1 3/2 होल स्क्वायर, 3/2 होल स्क्वायर मतलब 9/4, तो 4 ऊपर लिख सकते हैं, आर ई स्क्वायर आपको पता है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर दैट इज जी ई, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जी ई लिख सकते हैं। तो नाउ वेट क्या होगा, डब्ल्यू डैश अगर हम उसे बोले तो क्या होगा एम जी, बट जी क्या लेना पड़ेगा, एच हाइट एच, ओके। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू लिख ले तो जी ऑफ एच की वैल्यू क्या है 4/9 जी ई, तो हमारे पास ये फॉर्मूला हो गई 4/9 इंटू एम जी ई, और ये जो हमारी जो फर्स्ट जो हमारा जो आंसर आया था वो एम जी ई की वैल्यू थी 63 न्यूटन, तो इसकी जगह पर हम क्या ले सकते हैं 63 न्यूटन ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ से आप डिवाइड कर दीजिए 28 आ जाएगा आपका आंसर, 28 न्यूटन। तो वहाँ पर कितना वेट होगा, वेट और बोल सकते हैं वहाँ पर कितना उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, वो होगा 28 न्यूटन। तो दोनों के बीच का रिलेशन निकाल के हम ऐसे वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज जितने क्वेश्चन करवाए हैं आपको वो अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें और भी हम ऐसे न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्यूशन उसका निकालेंगे।